हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों हम लोग की हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। एज यू नो, बहुत बार बता चुके, अब मैं इसको नहीं बोलने वाला। जैसा कि चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, काफी हम लोग वीडियोस कर चुके हैं बच्चे। तो ठीक है बेटे, चैप्टर 3 हमारा ग्रेविटेशन का है। हम लोग लास्ट वीडियो से इस चैप्टर को शुरुआत किए। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के बारे में जाना और ग्रेविटेशन के महत्व को जाना कि ग्रेविटेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सारी सिस्टम, सारे यूनिवर्स के सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे से क्या करती है, फोर्स लगाती हैं। और वो फोर्स कुछ नहीं, क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण सारी चीजें यथास्थिति बनी हुई है और यूनिवर्स चलता जा रहा है। ठीक है, टाइम बाय टाइम बीतता जा रहा है। अब बच्चे, मेरा जो लास्ट टॉपिक था वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। इसे न्यूटन ने दिया था। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं बेटे? ये क्योंकि यूनिवर्स में सभी जगह ये अवेलेबल है, मतलब सब जगह ये लागू किया जा सकता है। इसी को बेटे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। चाहे आप ये हेडिंग, ऊपर वाला हेडिंग करें, चाहे नीचे वाला, दोनों बातें एक हैं, दोनों कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में मान लीजिए मैंने इससे पूछ लिया तो आपने कहा सर आपने पढ़ाया नहीं, तो आपके पास दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए हेडिंग कर लिया आपने, तो आगे चलते हैं। हमने ये जाना कि पिछले वीडियो में कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो सभी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यानी कितने स्ट्रॉन्गर या कितने वीकर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इसके लिए फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए न्यूटन ने लॉ डेवलप किया। पिछले वीडियो में बताया कैसे किया। सेब उनके क्या हुआ, सर पे गिरा तो उनके मन में आइडिया आया। ठीक है, तो वो लॉ ही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, सेब के गिरने से उनके दिमाग में आया था। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके कुछ मासेस होंगी। M1 सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो M2, है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट ले लिया और फिर उसके बाद क्या किया, अलग अलग मासेस रखी और फोर्स को किसी भी तरीके से नोट किया। ये उनका मैटर था, कैसे किया उन्होंने। तो एक बार मास को इसको रखा, कुछ इसको कुछ रखा, तो उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट बड़े होते जा रहे हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक दूसरा, उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाना शुरू किया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाने लगा तो देखने में आया कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे बेटे कम होने लगा। तो इससे उन्होंने दो बातें कंक्लूड की। क्या क्या, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every body attracts each other। ठीक है, and force of attraction between them is, ठीक है, is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पहले इसको लिखते हैं फिर हम समझाते हैं। ये बेटे क्या है, ठीक है, लॉ है।
इसी को न्यूटन ने क्या किया था, पेड़ के नीचे डेवलप किया था। मतलब पेड़ के नीचे सेब गिरा तो यही उनके मन में आया, यही देख लो, इसी की बहुत बवाल है। हालांकि ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ है, ठीक है, जिससे हमें जानने को मिला कि दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स काम करता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर, सभी बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बेटे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी किसी भी दो बॉडी के बीच में ऐसे कर लीजिए, फोर्स ऑफ बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज मतलब किसी दो बॉडी को सेलेक्ट कर लिया जाए तो हमें देखने के क्या मिलेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी M1 M2 के दो मासेस हैं तो उनके पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी M1 M2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो फोर्स होगा ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स जैसे F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था, आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में भी बताऊंगा। तो प्रोपोर्शनल आपको मैंने जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ, तो मैंने बताया था, याद होगा अगर आपको, तो वहां पे आपने प्रोपोर्शनल को समझा। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं, बातों को समझते हैं कि अगर हमारे बेटे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m है, एक का और दूसरे का मास m2 है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है यानी गैप है, डिस्टेंस है, वो r है। तो कह रहे हैं कि जो फोर्स होगा, दैट इज फोर्स जो होगा बेटे वो प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है कि नहीं, M1 M2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इनके मास के क्या होगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली देखो बेटे, अगर कोई क्वांटिटी है ना, जैसे मान लो x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका क्या मतलब है कि y बढ़ने पर x बढ़ेगा, और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको ऐसे लिखते हैं, दैट मीन्स y बढ़ने पर x घटेगा या x के बढ़ने पर y घटेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का क्या था, क्या मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यहां पर ये क्या है, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। दैट मीन्स अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इनवर्सली, देखिए आपने स्टेटमेंट लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का पहले क्या करना होगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा और फिर उसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर कर दें, ये इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 कर लें, ठीक है बेटे। अब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, ऑन कंबाइनिंग मतलब एक साथ लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2। तो देखिए f किस बात पर डिपेंड करेगा, M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन 3, ठीक है, यहीं तक। लिखा आपने। अब बेटे इस प्रोपोर्शनैलिटी, इस साइन को हटाने के लिए मैंने, है ना, कि मैंने क्या बताया कि भाई इस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे समझो कि ये फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है, मतलब एक के बढ़ने पे बढ़ रहा है, एक के बढ़ने पे घट रहा है, लेकिन कितने टाइम्स। मान लो जैसे x बढ़ रहा है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझा जाए कि अगर ये 1 टाइम बढ़ रहा है तो ये 2 टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब ये 1 बढ़ रहा है तो ये 2 बढ़ जा रहा है, ये 2 बढ़ रहा है तो ये 4 बढ़ रहा है। तो ये कितना टाइम्स बढ़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है। क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब जब हम इसको कांस्टेंट लगा देंगे तो ये इक्वल टू का साइन लग जाएगा। किसका लग जाएगा, इक्वल टू का। अगर ठीक है, M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। तो यही बेटे फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स से हम अर्थ को खींच रहे हैं, अर्थ हमको खींच रहा है,
हम सन को खींच रहे हैं, सन भी हमें खींच रहा है। ये सारा फोर्स जो है वो इसी से क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, वेयर जी, कैपिटल जी क्या है बेटे, वेयर कैपिटल जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हमने क्यों लगाया, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसे नाम दिया गया क्योंकि ये स्पेशल कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम दिया गया विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे बेटे क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड कर ली गई है कि ये कितना है, न्यूटन ने ही किया था। जी की वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना ये वैल्यू बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, अब आपको बहुत मतलब काम जो है वो क्या है, वो अभी आपका जो टेस्ट होने वाला है उस पर आपको फोकस करना है। हाँ, इन चीजों को पढ़ते रहना, ऐसा नहीं है कि भूल जाना, क्योंकि अगले टेस्ट में तो ये आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत सीरियसली देखना है चीजों को। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही बच्चे तो मैं हूँ यहाँ पे, आपके साथ हूँ। आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं किसी न किसी तरीके से आपका क्या करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, क्योंकि अब अगला टॉपिक इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। तो आई होप मेरी बातें आप समझ रहे हैं। तो प्लीज बच्चे आप क्या करिए, आप नोट्स बनाइए अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए। नोट्स आप चाहें तो वीडियो से बना सकते हैं, और नहीं तो मैं 2-3 दिन का 4 दिन का पीडीएफ एक साथ दूंगा, तो आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन हर वीक का नोट्स बन जाना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं बाद में बनाऊंगा, तो बन नहीं पाएगा और बाद में आपके पास ढेर सारा मटेरियल हो जाएगा, तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।